जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मेंसुरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्लास 10 का मैथ का मेंसुरेशन देखेंगे। जितने भी क्षेत्रमिति का जो फॉर्मूला है उसको हम अच्छी तरह से आज बताने वाले हैं। वो कहा जाता है ना कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्षेत्रमिति का नाम सुन के ही डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि क्षेत्रमिति हमको बहुत हार्ड लगता है, ज्यामिति हमको बहुत हार्ड लगता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्षेत्रमिति को हम बहुत अच्छी तरह से, यानी कि बोला जाए तो उसको पहले जितना भी फॉर्मूला है उसका कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएंगे। क्षेत्रमिति के जितने फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पहले यहाँ पे क्या करेंगे, समझाएंगे, उसको बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, कैसे याद करना है। फॉर्मूला बता देने के बाद हम लोग हर एक मतलब कि जैसे कि हम लोग बेलन पे बात करें तो बेलन पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन उस पर देंगे। उसके बाद क्षेत्रमिति की बात करेंगे, जैसे कि हम शंकु हो गया तो शंकु पर 2-4 क्वेश्चन बताएंगे। मतलब इसी तरह से एग्जाम्पल बताने के बाद हम लोग चलेंगे सीधा एनसीईआरटी बुक पे, उसको सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद आपको क्षेत्रमिति में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। क्षेत्रमिति में कम से कम आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 5 नंबर में आपको पहले क्वेश्चन पूछा जाता है दीर्घोत्तरीय में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला आता है, जैसे कि आपको बताएंगे अभी पे। तो चलिए आज देखते हैं। जैसे देखिएगा पहले में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि घन का आयतन। तो हम लोग जान लेते हैं कि घन है क्या। देखिएगा दो वर्ग हम लोग वर्ग के बारे में जानना पहले जान लेते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग से भुजापथ में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 2 वर्ग लिया जाता है घन बनाने के लिए। देखिए ये जो है ना लिखा, ये क्या है, ये घन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, घन है। तो 2 वर्ग लेंगे, क्या लेंगे, 2 वर्ग लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 वर्ग लिए हैं। उसके बाद जो प्रत्येक किनारा है ना उसका जो कोण है, क्या करेंगे, सभी को मिला देंगे आपस में। मिलाने के बाद ये जो बनाना है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो जब हम लोग जानते हैं कि घन जो है किससे बना, वर्ग से बना। अब वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। LBH क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पहला जो फॉर्मूला हम लोग का है घन का आयतन। अब आयतन क्या है, तो आयतन के बारे में जान लेते हैं। आयतन का परिभाषा होता है, डिफिनेशन होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि तीनों विमाओं के गुणनफल। विमाओं मतलब LBH जिसको बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों विमाओं के गुणनफल को हम लोग आयतन कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा आयतन का बात आया कि घन का आयतन क्या होता है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग याद करने का अगर सोचे तो कोई बोलता है भुजा क्यू, कोई बोलता है LQ, कोई बोलता है AQ। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं। भूलने के चांसेस ज़्यादा है कि कोई बोल दिया LQ और कोई बोलता है भुजा क्यू। यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है कि कोई भुजा क्यू बोल रहा है, कोई AQ बोल रहा है, कोई LQ बोल रहा है। तो आखिर ये बात क्या है कि कोई LQ बोल रहा है, कोई भुजा क्यू बोल रहा है। देखिएगा यहाँ भुजा क्यू जो बोला गया ना, तो भुजा में किसी भी संख्या का नाम ले, जैसे कि कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। कोई बोल दिया LQ, कोई बोल दिया XQ, कोई बोल दिया AQ। तो वेरिएबल का नाम लेना है। यहाँ भुजा बोल दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि LQ है, AQ है, XQ है, तो सभी का मतलब होता है कि घन का आयतन ही बोला जा रहा है। तो बोला घन का आयतन तो होता है L गुना B गुना H। घन का आयतन यहाँ बोला गया है कि भुजा क्यू। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आयतन क्या मतलब क्या जानते हैं आयतन के बारे में, कि 3 विमाओं का गुणनफल। अब 3 विमा क्या होता है कि कोई भी अगर घर बनाते हैं हम लोग, तो घर में क्या होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है। 3 विमा के अलावा तो कुछ और रहता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 विमा यानी LBH, 3 विमाओं के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। लेकिन घन का आयतन यहाँ पे भुजा क्यू। तो भुजा क्यू कैसे बन गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि L गुना B गुना H दिख रहा है, L गुना B गुना H। आयतन का डिफिनेशन के अनुसार देखिएगा, आयतन का डिफिनेशन क्या होता है, L गुना B गुना H। L गुना B गुना H, 3 विमाओं के गुणनफल को हम लोग कहते हैं आयतन। आयतन से हम निकाल रहे हैं घन का आयतन। देखिएगा घन का आयतन होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू हालांकि बन कैसे गया है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि घन जो बना है ना, एक वर्ग से बना। अब वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। LBH तीनों अगर आपस में बराबर हो गया, L बराबर B बराबर H, L बराबर B बराबर H। देखिए यहाँ प्रूफ के साथ है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो क्या यहाँ पे L बराबर B, B बराबर H, तो H बराबर L नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जब तीनों आपस में बराबर है। तो अगर यहाँ पे L है तो L रहने दीजिए, अब B के जगह पे L रख देते हैं। अब गुना L यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है H की जगह क्या रख देंगे L। अब देखिए L गुना L क्या हो जाएगा, LQ। क्या हो जाएगा, LQ। देखिए LQ आ गया ना, तो रटने की जरूरत है। कहाँ से आया, आयतन से आया। तो आयतन का डिफिनेशन अगर याद है तो हम घन का आयतन खुद याद कर सकते हैं, रटने को जरूरत ही नहीं है। देखिएगा फिर से देख लीजिए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो कोई भुजा बोल रहा है, चाहे AQ बोल रहा है, चाहे XQ बोल रहा है, सभी का मतलब होता है घन का आयतन होता है। देखिए सेकेंड फॉर्मूला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। कोई भुजा के जगह पर बोल देगा L स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, भुजाएं बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, भुजाएं बोल रहा है। घनाभ का आयतन, अब घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ का देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे है। घनाभ क्या है,
देखिएगा यहाँ पे आयतन के द्वारा बनाया जाता है, आयत के द्वारा बनाया जाता है घनाभ, आयतन नहीं आयत के द्वारा। तो दो आयत लेंगे, देखिए दो आयत लिए, इसका प्रत्येक कोण जो है आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, आपस में मिला देंगे, ये बन गया हमारा घनाभ। ये हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया चौड़ाई। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सभी अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं, इसीलिए L गुना B गुना H होता है, घनाभ का आयतन होता है। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू देखिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L इंटू बी, L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H, ठीक है, ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का विकर्ण, इसमें विकर्ण पूछ लिया जाएगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सभी को नोट करते चलिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर फॉर्मूला को देखिएगा, सभी फॉर्मूला को क्या करेंगे, मतलब इसे कि हम लोग क्षेत्रमिति का फॉर्मूला बता रहे हैं, तो जितना भी क्षेत्रमिति में फॉर्मूला है सभी को हम यहाँ बता देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे त्रिकोणमिति का बहुत सारा फॉर्मूला बता भी दिए, और जो बचा हुआ उसको भी बता देंगे हम। उसके बाद मतलब जितना ही फॉर्मूला अगर आपको मैथ में है, टोटल फॉर्मूला को हम एक अच्छे वीडियो, मतलब कि एक वीडियो में हम पूरा मतलब अच्छी तरह से प्रोवाइड करवा देंगे। आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएगा तो आपको रिवीजन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे तो बहुत सारा, जैसे कि हम अभी फिलहाल ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो ज्यामिति में बहुत सा फॉर्मूला होता है। फिर अगर मतलब ज्यामिति खत्म हो गया तो अगर हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का भी फॉर्मूला, मतलब जितना भी चैप्टर्स पढ़ेंगे धीरे धीरे सबका मतलब फॉर्मूला बनते जाएगा। तो याद करने की जब टाइम आएगा तो कितना पेज अगर उलटते रहेंगे हम, इसीलिए अगर हम सभी को एक जगह पर लिख लेंगे तो याद करने में सुविधा होगा, टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेगा, सभी को एक जगह पे फॉर्मूला को लिख लीजिएगा ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिएगा, उसके बाद देखिए 4 दीवार, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल देखिए हम लोग रट के याद रखते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट जो ना रटता है कि 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, लेकिन रटने की जरूरत नहीं। आप फिलहाल में भी देख लीजिए, आप जिस रूम में मतलब अभी फिलहाल मतलब पढ़ रहे हैं उस रूम में देखिए चारों तरफ की क्या दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल में देखिए अगर रूम के अगर अंदर दिखाई दे रहा है हमको कि ओ एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, और एक दीवार सामने, एक दीवार पीछे है, 4 दीवार दिखाई दे रहा है। क्या हमारा चारों दीवार का जो लेंथ है बराबर है या अलग अलग है? तो ऐसा सामने मतलब पता चल रहा है कि सम्मुख जो भुजा है ना, सामने वाला दीवार है वो आपस में क्या है, बराबर लेंथ का है। इसका सामने जो हम सामने वाला दीवार देख रहे हैं वो सामने ये दोनों का बराबर है, और इसके सामने का जो दोनों दीवारें क्या है, दोनों का बराबर है। इससे ये पता चला कि 2 भुजा आपस में बराबर, उधर से 2 भुजा आपस में बराबर। अगर हम इसको लंबाई मान लेते हैं तो इसको चौड़ाई मान लेते हैं, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। अब बच गया एक ऊंचाई। क्या हाइट 2 होता है, ऊंचाई 2 होता है? किसी भी घर में 2 हाइट देखे हैं? नहीं, एक ही हाइट होगा, ऊंचाई एक ही कौन होगा जी। तो ये वो हाइट हो गया और 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं कि 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से, ये दोनों को गुना करेंगे और उसके बाद किसके साथ, h मतलब ऊंचाई। तो 2 यहाँ भी कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, L प्लस B इंटू H। तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H। यहाँ देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। रटने की जरूरत है, 2 लंबाई 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। दोनों लंबाई चौड़ाई को जोड़ दिए, 2 कॉमन हुआ निकाल दिए, उसके बाद h को गुना कर दिए, तो हो गया 4 दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगला फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो सभी लोग जानते हैं कि पाई r स्क्वायर होता है। अब वृत्त के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं कि वृत्त के अंदर केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। जिनको पता नहीं देख लिया, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। देखा ये हमारा क्या हो गया, सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। ये जो बीच में जो सेंटर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। वो क्या है, यहाँ पे केंद्र है। ये जो आर दिखाई दे रहा है ना, ये रेडियस है, त्रिज्या है, यानी कि केंद्र से लेकर यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है एक मतलब परिधि है। वृत्त की जो साइड में जो दिखाई दे रहा है ना, जितने भी बिंदु जो आकार के हम दे रहे हैं, ये क्या है, परिधि है। क्या है, परिधि, क्या है, परिधि है। अब परिधि पर के किसी भी बिंदु को, यहाँ सुनिएगा, परिधि पर के किसी बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाएंगे ना तो त्रिज्या बनाएगा। क्या बनाएगा, त्रिज्या बनाएगा। मतलब यहाँ से त्रिज्या का डिफिनेशन याद हो गया कि परिधि पर से कोई बिंदु उठा लेते हैं। अगर हम यहाँ से एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देंगे केंद्र के सामने, अगर मिला देंगे, केंद्र से मिला देंगे, क्या बन जाएगा, हमारा त्रिज्या बन जाएगा, ठीक है। यानी पता चल गया कि केंद्र से लेकर, मतलब केंद्र से अगर हम परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो त्रिज्या के निर्माण होगा। अब बात करते हैं व्यास। व्यास क्या है,
तो व्यास जो है ना, व्यास जो है ना, देख लीजिए यहाँ से ध्यान से, व्यास जो है यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ मिला दिए सामने, ये जो केंद्र जो हमारा जो सेंटर दिखाई दे रहा है, सेंटर से सामने मिला दिए। अगर हम यहाँ से लेकर इसका कुछ नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं ओ, ये तो ओ था, सेंटर का नाम क्या था ओ, यानी कि ए और बी, ए बी क्या हो गया हमारा व्यास हो गया, क्या हो गया व्यास। अब यहाँ से डिफिनेशन क्या निकला है जानते हैं कि कोई भी रेखाखंड वृत्त के अंदर, कोई भी रेखाखंड अगर केंद्र से होकर गुजरती है ना, उसको हम लोग क्या देते हैं व्यास के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं व्यास। उसको ऐसे हम डी से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं डी से, क्या करते हैं डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है व्यास को। तो यहाँ से क्या पता चला, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा आर हो गया। बोलेगा आर कैसे हो गया, हुआ ना जी, यहाँ से लेकर यहाँ से त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तो लेकर त्रिज्या नहीं हुआ, हो गया। अब बताइएगा यहाँ से यहाँ पूरा क्या हो गया, डी नहीं बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि व्यास को डी से डिनोट करते हैं। और व्यास का परिभाषा भी क्या बताएं कि कोई भी परिधि पर के दो बिंदु को, परिधि पर के दो बिंदु को जब अगर हम आपस मिलाएंगे और वह जो रेखा है, वह जो रेखाखंड है अगर केंद्र से होकर गुजर गया तो क्या बनाएगा व्यास कहेंगे, उसको क्या कहेंगे व्यास कहेंगे। यानी कि डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर हो गया आर प्लस आर, यानी कि 2r। डी बराबर क्या हो गया 2r हो गया। 2r मतलब यानी डी जो है त्रिज्या का दोगुनी होती है, मतलब व्यास जो है त्रिज्या के दोगुनी होती है। ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ से, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा कि व्यास होती है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि दोगुनी होती है, मतलब 3/3 होती है, ठीक है ना, इस तरह से दिया जाता है। तो क्या जानते हैं हम लोग यहाँ से, क्या सीखे हम लोग कि व्यास जो है त्रिज्या के 2 गुनी होती है। अगर व्यास 5 सेंटीमीटर है तो व्यास अगर 5 सॉरी जो त्रिज्या हम लोग का 5 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या हो जाएगा इसका दुगुना, 5 दूना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं 2 गुना में इधर जाएगा भागम हो जाएगा, यानी d/2, यानी कि त्रिज्या जो है यहाँ से पता चल रहा है हमको कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, d/2, 2 से भागा दे रहे हैं, 2 से भागा देंगे तो त्रिज्या जो है व्यास की क्या होगी आधी होगी। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि फॉर्मूला में आपको याद करें कहीं भी दिक्कत ना हो। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है वो थोड़ा ध्यान से देखिए, कहीं भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट जानिए, उसके बाद देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये तो सबको याद होगा, और जिनको याद नहीं है याद कर लीजिएगा। अब देखिए वृत्त का परिधि या परिमाप, वृत्त का परिधि या परिमाप दोनों एक ही बात होता है। तो क्या होता है 2πr, क्या होता है ये 2πr। अब देखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको इनको याद रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना इसको याद रखना है। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे कि रेडियस दे दिया जाएगा, उससे पूछेगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत सारे लोगों को तो चतुर्थांश के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो पाई r स्क्वायर से सभी को पता चल रहा होगा कि क्या दिया हुआ, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ही है, क्या है पाई r स्क्वायर, क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन 4 से भागा दिया गया। तो हमारा तो क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, फॉर्मूला में पता चल रहा है चतुर्थांश, चतुर्थ बोल रहा है मतलब 4 भाग, किसका 4 भाग वृत्त का क्षेत्रफल का 4 भाग। जब हम वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बनेगा, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा में 4, इसको याद रखिएगा। अगला है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होता है 1/2r स्क्वायर साइन थीटा। एक फॉर्मूला होता है हाफ यानी 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, यहाँ से भी फॉर्मूला बनता है 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्षेत्रमिति में फॉर्मूला है। उसके बाद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। लघुखंड का क्षेत्रफल होता है, लघुखंड का क्षेत्रफल होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या बनेगा हमारा लघुखंड का क्षेत्रफल बनेगा, क्या बनेगा लघुखंड का क्षेत्रफल बनेगा। अगला है दीर्घखंड। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में बड़े भाग जो मतलब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए बना हुआ है, यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये हमारा वृत्त है, यहाँ पे सेंटर वो है, यहाँ से 2 त्रिज्या का भाग काट कर निकाल दिया गया है, 2 त्रिज्या का भाग काट कर क्या किया निकाल दिया गया है। तो उसी त्रिज्या भाग को काटे वो क्या कहते हैं लोग त्रिज्याखंड कहते हैं, क्या कहते हैं त्रिज्याखंड कहते हैं। 2 त्रिज्या भाग को काट कर अगर निकाल देंगे उसको हम बोलेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है। और जो अंदर में बच गया उसको बोलेंगे लघु दीर्घखंड का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे दीर्घखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में देखिएगा दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में पूरा जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है ना वृत्त का पूरा में से अगर हम लघुखंड का क्षेत्रफल, लघु मतलब होता है छोटा, ये वाला हम यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ जो एरिया बनेगा उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का दीर्घखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट, ये तो सबको पता है कि पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, क्या होता है 22/7। देखिएगा
चाप का लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, इसको याद रखना है। अगर बोल दिया जाएगा कि चाप का लंबाई ज्ञात करें, थीटा का मान दे दिया जाएगा और त्रिज्या का मान दे दिया जाएगा, तो अब हम लोग चाप का लंबाई निकाल सकते हैं। उसके बाद त्रिज्या खंड का परिमाप 2 × r प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। यहाँ से क्या कह देखिए आर यहाँ भी आर कॉमन कर लिए, यहाँ मैथ का थोड़ा सोल्यूशन किया, r × 2 प्लस पाई थीटा बटा 180 डिग्री। अगला है बेलन का आयतन। ये तो सबको पता होगा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर h। ये देखिए बेलन है, क्या बना हुआ है बेलन है, यहाँ भी त्रिज्या यहाँ भी त्रिज्या, पूरा क्या हो गया हाइट हो गया, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। उसके बाद देखिए बेलन का वक्र मतलब ये जो साइड में जो भाग दिखाई दे रहा है ना, साइड वाला भाग क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। तो 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब होता है पूरा, क्या होता है संपूर्ण मतलब पूरा क्षेत्रफल बोल रहा है, किसका, तो बेलन का। तो पहले देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पहले जो साइड वाला का जो एरिया है ना, इसका बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। अब बेलन में देखिएगा कितना मतलब वृत्त दिखाई कितना दे रहा है, देखिए बेलन में एक नीचे वृत्त दिखाई दे रहा है और एक ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब 2 वृत्त यानी कि बेलन में दिखाई दे रहा है। तो 2 बेलन का वृत्त यानी कि इसमें 2 जो है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, किसमें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में बेलन के। देखिएगा पहले क्या यहाँ पे लिखे बेलन का वक्र पृष्ठ लिख दिए 2 पाई आर एच प्लस इसमें 2 को यहाँ पे वृत्त दिखाई दे रहा है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए कॉमन कर लेंगे 2 पाई आर कौन हो रहा है, कॉमन कर लिए, यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे एक और बचेगा 2 पाई आर × h प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा खोखला बेलन का आयतन। खोखला बेलन का आयतन मतलब होता है कि कोई बड़ा मतलब बेलन है, उसको अगर नीचे अंदर से कोई काट के फिर छोटा सा बेलन निकाल दिया गया, तो जो अंदर में भाग बचेगा उसको क्या बोलेगा, खोखला बेलन के नाम से जाना जाएगा। देखिए बड़ा बेलन से छोटा बेलन काट के निकाले तो जो अंदर में भाग बचेगा उसको क्या बोलेंगे, खोखला बेलन बोलेंगे। इसमें 2 त्रिज्या होगा, पहले तो बाहर वाला त्रिज्या के लिए बड़ी आर होगा, मतलब बड़ी त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद फिर जो अंदर में छोटा जो बेलन काटा जाएगा उसके लिए छोटी त्रिज्या होगी, यानी छोटी आर, ठीक है। और दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा सेम होगा। तो खोखला बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बड़ा बेलन का आयतन में से छोटा बेलन का आयतन क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या होगा, बड़ी आर होगा, बड़ी में घटाएंगे, उसको माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटी आर में घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी एच कॉमन कर लिए, ठीक है। पाई एच × आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आज के वीडियो बस इतना ही रहेगा, और बाकी इसमें जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको हम इतना बता देना चाहते हैं कि जितने भी हम फार्मूला बताएं, आपको क्या करना है, इस फार्मूला को अच्छी तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद जिस तरह से हम समझाए हैं इसी तरह के क्या करना है, आपको खुद मतलब अपने आप में रिवीजन करना है, बोलना है, लिखना भी है। तो देखिएगा आपको कभी भी फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और क्या करिएगा, एक पेज में अच्छा से लिख के आप दिमाग में मतलब कहीं भी चिपका दीजिएगा, कि आपको आंखें के मतलब आँख के सामने अगर रहेगा ना, तो आपको हमेशा नजर पड़ते रहेगा, दिखाई देते रहेगा, ताकि आपको रटने को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और अगर आप रट के याद रखते हैं तो आपको वादे के साथ बोलते हैं कि आप 2 से 4 दिन याद रखिएगा, 5वें दिन आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। तो आप रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ के पढ़िए जितना अच्छा रहेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो में मतलब और किस टॉपिक पर अगर आप फार्मूला मतलब चाहते हैं उसको, अगर जैसे कि आप लोग त्रिकोणमिति में अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको त्रिकोणमिति में चाहिए, जैसे कि दोहा समीकरण हो गया, मतलब जिस भी टॉपिक पर आपको फार्मूला मतलब चाहिए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। तब तक मुझे धन्यवाद। आपको बताना चाहता है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। जय हिंद।